नाज़रीन, ये जंग शदीद तर होती चली जा रही है और अनकंट्रोलेबल होती चली जा रही है। एक से बढ़कर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो यह है कि हिजबुल्लाह की जानिब से इस जंग का सबसे बड़ा हमला जब इजराइल पर लॉन्च किया गया है, 100 से ज्यादा रॉकेट्स, मिसाइल और ड्रोन जब इस्तेमाल किए गए हैं। और ये वो हिजबुल्लाह है जिसको पिछले कई साल से इजराइल मुसलसल बॉम्बिंग कर रहा है और ये दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह कमजोर पड़ गई है, हिजबुल्लाह खत्म हो रही है, हमने उसके सारे डिपोज तबाह कर दिए हैं। और ये वही हिजबुल्लाह है जिसको पिछली कई दहाइयों से इजराइल जब वो तबाह करने की कोशिश कर रहा है और पूरा वेस्ट इसके अंदर शामिल है। आप देखेंगे लेबनान के अंदर एक बाकायदा गवर्नमेंट तक लाई गई है और हर हरबा आजमाया गया है, बरह रास्त बॉम्बिंग की जा रही है पिछले कई सालों से और पूरा वेस्ट और रीजन भी सारा है उसमें। वो भी तो नहीं चाहता कि हिजबुल्लाह मौजूद रहे। तो इस सब के बावजूद हिजबुल्लाह ना सिर्फ सर्वाइव उसने किया है बल्कि वो अपनी ताकत भी दिखा रही है। हिजबुल्लाह ने जो ये दावा किया था कि उनके पास हजारों ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट्स हैं, उनके दावे जब सच साबित हो रहे हैं क्योंकि इतने बड़े नंबर्स के अंदर वो फायर कर ही नहीं सकते अगर उनके पास पीछे इतना स्टॉक पाइल हो ना। तो 100 जो रॉकेट्स हैं वो फायर किए गए हैं और ये उस वक्त किए गए हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बता रही है कि हम एक जंग के एक और फेज के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये रॉकेट्स और ड्रोन्स और मिसाइल उस वक्त फायर किए गए हैं जब ईरान के जो मिसाइल हैं वो इजराइल में दाखिल हो रहे हैं। जो ही ईरान के मिसाइल इजराइल की एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं, साथ ही हिजबुल्लाह के ये रॉकेट्स अचानक से जनाब अली बारिश, एक तो वैसे एक सिंबॉलिकली अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि जी बारिश हो गई, ये वाकईतन बारिश जब इजराइल पर हुई है और वीडियो सामने आ रही हैं नॉर्थ से लेकर सेंटर तक और तल अवीव तक। ये जो सारे का सारा इजराइल है जैसे आसमान में तारे होते हैं, ऐसे मिसाइल, ड्रोन्स और जो रॉकेट्स हैं वो इतनी बड़ी तादाद में, यानी लिटरली ये सैकड़ों की तादाद के अंदर ये सारे प्रोजेक्टाइल्स है वो पूरे आसमान के अंदर देखे जा रहे हैं, नॉर्थ के अंदर भी और हाइफा में भी और तल अवीव के अंदर भी। और चूंकि इतने ज्यादा अचानक से आ गए तो फिर इजराइल का जो एयर डिफेंस है वो ओवरवेल्म हो गया और फिर वीडियो सामने आ रही है कि कैसे बहुत सारे जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो आगे हिट करते हुए, डिस्ट्रॉय करते हुए जब वो देखे जा सकते हैं। तो ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। सो 13वां दिन है, ये अब तवील तरीन जंग बन चुकी है इजराइल और ईरान के दरमियान और अमेरिका और ईरान के दरमियान। ये तारीख की सबसे तवील तरीन जो जंग है वो बन चुकी है और वेस्ट की तमाम बड़ी पावर्स अपनी तमाम तर ताकत के साथ ईरान पर हमलावर हैं। और 13वें दिन ना सिर्फ ईरान रिस्पॉन्ड कर रहा है बल्कि इस बड़े भरपूर अंदाज के अंदर जब वो यानी एस्केलेट करता चला जा रहा है, रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, एस्केलेट भी करता चला जा रहा है। अगले 48 घंटे जो है नाज़रीन लगता है काफी ज्यादा क्रूशल होंगे क्योंकि देखिए इजराइल के लिए जंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है क्योंकि या तो ये होता ना कि ईरान का रिस्पांस डिक्लाइन कर रहा होता, यहां पर डिक्लाइन नहीं हो रहा है बल्कि यहां पर तो एस्केलेट हो रहा है। तो इजराइल इतनी ज्यादा तबाही को अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑलरेडी उसकी तबाही बहुत ज्यादा है, तल अवीव की तबाही बहुत ज्यादा है, तो इजराइल इसको ज्यादा देर अफोर्ड नहीं कर सकता है। और आपको पता है कि इस एंटिटी से आप कोई भी घिनौने से घिनौना काम जब वो उसकी तवक्को कर सकते हैं तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए अगले 48 घंटे जो हैं वो दुनिया के मुस्तकबिल के लिए काफी ज्यादा क्रूशल हो सकते हैं। जब यहां पर बात जब न्यूक्लियर के हवाले से की जा रही है, न्यूक्लियर का रिस्क जब वो बताया जा रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये कई महीने तक ईरान इसी तरह से जवाब देता रहे और इजराइल उसको अब्जॉर्ब करता रहे। ये तो पॉसिबल नजर नहीं आ रहा कि इजराइल कई हफ्तों की या कई महीनों की जो बॉम्बिंग है वो अफोर्ड कर ले। ईरान तो फिर अब्जॉर्ब कर ही रहा है, वो रिस्पॉन्ड करे ना करे उस पर तो बम गिरना ही है। उसके लिए तो एक ही रास्ता है कि वो इनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो डैमेज करे और यहीं से उसके सर्वाइवल का रास्ता जो है वो निकलेगा। क्योंकि अगर इनको एनर्जी प्राइसेस का मसला ना हो, अगर इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का मसला ना हो, अगर इनको वापसी जवाबी हमलों का मसला ना हो तो ये रहम खाएंगे किसी के ऊपर। इन्होंने इराक, शाम और अफगानिस्तान के ऊपर क्या रहम खाया था? क्या इन्होंने गजा के ऊपर और लेबनान के ऊपर कोई रहम खाया है? तो ये रहम वाली तो बात ही कोई नहीं है, ये तो ताकत के जरिए अब सारी बात होनी है। अच्छा, एक तो ये वाकया हो गया। दूसरी बात यह है कि जंग खराब, मजीद खराब हो रही है, मुख्तलिफ वाकयात हो रहे हैं। जो ओमान की सलाला पोर्ट है, यहां पर एक बहुत बड़ा वाकया हो गया है। यहां पर जो ऑयल डिपोज हैं उसके ऊपर अटैक हुआ है और बड़े आग के शोले जब वो देखे गए हैं और इस वक्त भी काफी घंटे गुजर गए हैं लेकिन वो आग जो है वो अभी तक बुझाई नहीं जा सकी। ये बहुत सेंसिटिव वाकया है, यानी गल्फ के अंदर जितने भी वाकयात हो रहे हैं ये उनमें सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा सेंसिटिव वाकया है क्योंकि उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हुआ है और बड़ा शदीद तर अटैक। इस अटैक के फौरी बाद ईरान के सदर ने ओमान के सुल्तान को जब वो कॉल की है और ये कहा है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जो ईरान की मिलिट्री लीडरशिप है वहां से ये बात सामने आ रही है कि ये बड़ा सस्पिशियस है, ये हमला जो है सस्पिशियस है, इसमें फॉल्स फ्लैग की बू जो है वो आ रही है। तो यानी ईरान ने इसको क्लेम अभी तक नहीं किया है। ईरान कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, मिलिट्री लीडरशिप कह रही है कि इसमें कुछ ना कुछ हमें सस्पिशियस जब नजर आ रहा है। तो चूंकि पूरी कोशिश है गल्फ कंट्रीज को ईरान से भिड़वाने की, टर्की को ईरान से भिड़वाने की, तो लिंडसे ग्राम जब वो तो खुलेआम कह रहा है और सऊदी अरेबिया यूएई के हवाले से ट्वीट्स कर रहा है कि ये तो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये ममालिक जो है वो इस वक्त बड़ी विजडम का मुजाहरा कर रहे हैं और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, चाइना भी इसमें शामिल है, रूस भी शामिल है, टर्की भी शामिल है। तो ये पूरी कोशिश की जा रही है कि ये आपसी को जंग ना छिड़े, क्योंकि देखें आपसी जंग में कोई किसी को शिकस्त नहीं दे सकता, ना ईरान इनको दे सकता, ना ये ईरान को दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये एक दूसरे को डैमेज करेंगे और डैमेज करेंगे तो फिर क्या होगा, कमजोर जो रीजन होगा, इजराइल को यही तो चाहिए। इजराइल ऑलरेडी कितने जो ममालिक हैं उनको डिस्टेबलाइज कर चुका है,
तो कमजोर रीजन होगा, कमजोर ममालिक होंगे, तो वो इसराइल के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। चाहे इसराइल जो भी इकदाम उठा ले, वो फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस कर दे, वो जिसकी लैंड के ऊपर कब्जा कर ले, तो एक कमजोर रीजन जब इसराइल यही चाहता है। तो इसी वजह से गल्फ रियासतें जो हैं वो बड़ी समझदारी का इस वक्त मुजाहरा कर रही हैं, उनके साथ मुसलसल राब्ते भी हैं। लेकिन अगर ये जंग जारी रहती है और बेसिस इसी तरह से हिट होती रहती हैं, तो फिर जाहिर है कि फिर मामला क्या होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि एक बात ज़हन में रखें कि इन्होंने अपने भी तो लोगों को बताना है कि हम कुछ कर सकते हैं, और ये काइंड ऑफ ये चीज़ें भी तो होती हैं। तो कितनी देर ये इसको अफोर्ड कर सकेंगे? क्योंकि अमेरिका के तो इनके साथ बिल्कुल डिसेप्शन किया ना, उसने ड्रैग किया जा रहा है इनको। अब मिसाल के तौर पे जो इराक के कतर के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका स्टेटमेंट हमने आपके साथ शेयर किया, तफसीली उनका स्टेटमेंट देखिए। वो ये कह रहे हैं किसी सूरत हमें किसी अरब नेशन को ईरान पर अटैक नहीं करना चाहिए। एज सुन एज हमने ईरान पर अटैक किया, अमेरिका इस अटैक से विड्रॉ कर जाएगा और दोनों पार्टीज को असलहा देने वाला बन जाएगा और एक आर्म्स सप्लायर बन जाएगा ऑन बोथ साइड, और अचानक से जो सालिस भी बन जाएगा। मतलब वो अचानक से निकल जाएगा जो ही हमने ईरान के ऊपर अटैक किया। तो ज़ाहिर ईरान इनके ऊपर कोई एब्सोल्यूट विक्ट्री हासिल नहीं कर सकता, ये ईरान के ऊपर कोई एब्सोल्यूट विक्ट्री जब हासिल नहीं कर सकते। तो ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है, यानी ये ओआईसी अपनी तारीख की सबसे जो बड़ी साजिश है उससे इस वक्त गुजर रही है। अब ये ममालिक और पाकिस्तान किस तरह से इस साजिश से बाहर आता है, ये बहरहाल देखना है। अब इसी दरमियान जो है वो जो एक और बैटल इस वक्त शुरू है, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बैटल है बाकायदा, यानी कि मैदान जंग बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। और कौन इसके ऊपर गलबा पाएगा, कौन इसको कंट्रोल करेगा, शायद अब यही चीज जो है वो जंग का जो रिजल्ट है उसको डिसाइड करेगी। अगर ईरान का गलबा इसके ऊपर कायम रहा तो फिर अमेरिका जो मर्जी कर ले उसकी शिकस्त ही तस्लीम होगी, और अगर अमेरिका ने इसका कंट्रोल हासिल कर लिया तो फिर एक बड़ी विजिबल विक्ट्री जो है वो अमेरिका बता सकता है। इतनी ज्यादा शिद्दत है अमेरिका को इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करने की कि अमेरिका अपने आप को इतना ज्यादा एक्सपोज कर रहा है। ट्रंप ने कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट जारी किया, कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हमारे कंट्रोल में है और ऑयल टैंकर्स यहां से गुजर सकते हैं। यानी एक सुपर पावर का सरबराह, कल परसों जब उनके सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी ने वो बात की, फिर 30 मिनट बाद जब डिलीट करना पड़ी। अब ट्रंप इतना बड़ा दावा कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ना आप समझ लें कि ये इनकी शिकस्त का सबूत है, क्योंकि सुपर पावर्स इस तरह से बिहेव नहीं करती हैं। हम फिलहाल राइट रॉन्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम ताकत की बात कर रहे हैं कि एक सुपर पावर है, अब उसको अपनी ताकत बताने के लिए, अपनी फतह बताने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है जो ऑन ग्राउंड दुनिया के बच्चे को पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किसके कंट्रोल में है। दुनिया की तमाम शिपिंग कंपनीज को नहीं पता कि वो ट्रंप के कहने पर अपने टैंकर्स भेज देंगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जब खुल गया है। तो इतना बड़ा यानी कि रियलिटी में गैप है कि वहां वो मैदान जंग बना हुआ है, ये कह रहा है जी खुल गया है और टैंकर्स वहां पर जाएं, ये हमारे कंट्रोल के अंदर है। तो ये वाज़े तौर पर इस बात का सबूत, अमेरिका ने जितनी भी जंग लड़ी हैं, कभी अमेरिका ने यानी उसको ऐसी सूरत हाल का सहारा नहीं लेना पड़ा। प्रोपेगेंडा वो तो सारा होता ही है, लेकिन ये कि ग्राउंड रियलिटी में इतना बड़ा गैप हो, ये कभी हुआ ही नहीं है। सो ये बिल्कुल वाज़े तौर पर ये बात है कि ये फारिग हो चुके हैं और इनको कुछ समझ नहीं। वो ट्रंप कह रहा है मुझे समय, अब हमारे आदाफ तो है ही नहीं ईरान में, किस टारगेट को हिट करना है, ये कुछ टारगेट्स तो वहां पर बचे ही नहीं है। ये वो ट्रंप कह रहा है, वो भाई टारगेट्स नहीं बचे हैं तो बमबारी किस लिए कर रहे हो? तो यही तो शिकस्त है कि टारगेट्स भी सारे हिट कर दिए, मतलूबा नताज फिर भी नहीं मिले। तो कारपेट बॉम्बिंग से तो मतलूबा नताज नहीं मिलेंगे। यही रशिया ने कारपेट बॉम्बिंग की होती है, फिर भाई टारगेट होते हैं ना कि ये लीडरशिप को निशाना बनाएंगे, ये फैक्ट्री को निशाना बनाएंगे, ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाएंगे तो हमें मकासद मिल जाएंगे। वो कह रहे हैं टारगेट सब बचे नहीं, हम सारे टारगेट तो हिट कर दिए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। तो अब कुछ तो अब ये बिल्कुल जब उनकी वाज़े तौर पर शिकस्त है, खुद अमेरिका में ये तजिया हो रहा है। अब जनाब मैं हेडलाइंस आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा, इसी दरमियान बंदरगाहों के हवाले से मामला बड़ा खराब और संगीन हो गया है। वो ईरान के बंदरगाहों पर हमला करने जा रहा है और ईरान ने यह कहा है कि हम जो तमाम अमेरिका से रिलेटेड बंदरगाहें हैं वो अटैक करेंगे उनको। तो ये एक और ऐसा स्टेप हो सकता है कि जो इन ममालिक को जंग के करीब तर वो ले आए। अनलीशिंग 100 मिसाइल्स, हिजबुल्लाह अनाउंस ऑपरेशन डिवोर्ड स्ट्रा। तो ये बाकायदा ऑपरेशन का नाम दिया हिजबुल्लाह ने, यानी रूटीन में हमले तो हो रहे हैं लेकिन ये बाकायदा एक स्पेशल ऑपरेशन है जिसमें इतने बड़े नंबर्स के अंदर उन्होंने फायर किया, विद इन मिनट्स फायर किए। 100 मिसाइल फायर करना ये कोई शुगल नहीं है, ये कोई वीडियो गेम यहां पर नहीं है। 100 मिसाइल्स लॉन्चर से ही फायर हुए ना, हाथ से फायर तो नहीं ना किए। तो लॉन्चर्स को बाहर लाया गया है, फिर उनको सेट किया गया है, ऊपर से ड्रोन्स मुसलसल देख रहे हैं, सर्विलेंस हो रही है, लेकिन फिर भी ये लॉन्चर्स और इतने बड़े लॉन्चर जो विद इन मिनट्स इतने मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, तो इस ऑपरेशन ने हिला कर रख दिया। और यानी कि इजराइल बिल्कुल सरप्राइज हुआ है, अमेरिकन और यूरोपियन सरप्राइज हुए हैं हिजबुल्लाह की इस पावर से। और हिजबुल्लाह तो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर बैठा हुआ ना, मेडिटेरेनियन सी की एक तरफ यानी दरमियान में साइप्रस, दूसरी तरफ यूरोप। तो ईरान तो मेडिटेरेनियन सी में नहीं है, हिजबुल्लाह मेडिटेरेनियन सी के अंदर है, जिसके बाद ये ताकत है। सो 100 मिसाइल जब उन्होंने फायर किए हैं तो ये ऑपरेशन बिल्कुल यानी जंग का एक बहुत बड़ा वाकया ये समझा जा रहा है, ये वाला ऑपरेशन जो हिजबुल्लाह ने लॉन्च किया है इतने ज्यादा नंबर्स के अंदर।
100 missiles launched latest salvo from Lebanon toward north. और missile falling onto Israel following the launch of 100 missile in latest salvo from Lebanon towards the north as reported by Israeli media. तो बकायदा वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें मिसाइल और रॉकेट्स और ड्रोन है वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और इन्होंने ये सारे के सारे कहां पर दागे हैं? नॉर्थ पर। और ईरान के कहां पर आए हैं? हाइफा पर, तल अवीव पर, सेंट्रल एरियाज में। उन्होंने पूरे का पूरा नॉर्थ जो है वो हिजबुल्लाह के अंडर अटैक है, और इधर वाला जो ईरान के अंडर अटैक है। तो बड़ा ओवरवेल्म हो गया पूरी तरह से, इजराइल का जो डिफेंस है वो ओवरवेल्म हो गया, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये अटैक किया गया, और ये बता रहा है कि आगे यही कुछ होने जा रहा है, आगे अब यही होगा। उधर से ईरानी मिसाइल आएंगे और साथ ही इधर से ये रॉकेट्स और ड्रोन्स और मिसाइल भेजेंगे ताकि इनका ये डिफेंस जो वो फारिग हो जाए, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, डिप्लीट हो चुका है। और ये उन्होंने अल्फाज बकायदा इस्तेमाल किए हैं कि पाउंडिंग ऑन इसराइल, बकायदा बारिश हो रही है, गुलान हाइट्स निशाना बनी और बहुत सारे एरिया निशाना बने। इसी दरमियान एक और बड़ा वाकया हुआ है, वाकयात एक से बढ़कर एक हैं। अमेरिका ने तस्दीक कर दी है कि उनकी कैजुअलिटीज दर्जनों की तादाद में हुई हैं। ये जो ताजा तरीन ईरान ने अटैक किया था उसमें उन्होंने 100 से ज्यादा कैजुअलिटीज उन्होंने क्लेम किया कि हुई हैं, और अमेरिका अब ये क्लेम कर रहा है, अमेरिका अब इस बात को एडमिट कर रहा है कि हां हुई हैं। तो उन्होंने दर्जनों की तादाद में मान ली है। ईरान 100 से ज्यादा क्लेम कर रहा था, इन्होंने दर्जनों से ज्यादा मान ली है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ये वाकया है। डजन्स ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स सीरियसली इंजर्ड इन ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक इन कुवैत, और बड़े सिवियरली वो इंजर्ड हुए हैं, और फौरी तौर पर फिर उनको यूरोप ले जाया गया है। और जो C-17 मिलिट्री प्लेन है उसके ऊपर कुछ जो इंजर्ड थे, बड़े शदीद जख्मी थे, उनको फौरी तौर पर ले जाया गया है, और बड़े बड़े खौफनाक वहां पर सूरत हाल है। कुछ का मेमोरी लॉस हुआ है, कुछ का ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हैं। ये बड़ी संगीन सूरत हाल है, और इसलिए हम यही बात कर रहे हैं कि इस जंग को फौरी तौर पर रोकना होगा, वरना ये सब के लिए नुकसान है। खुद अमेरिका के लिए इस जंग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अमेरिका के लिए इसमें। वो ईरान को तबाह कर देगा, कितने मुल्कों को उसने तबाह तो कर दिया है। तो इससे अमेरिकन इकोनॉमी ऊपर गई है, इससे अमेरिकन इमेज ऊपर गया है, इससे अमेरिकन ताकत ऊपर गई है, नहीं वो नीचे ही आई है। इराक जंग के बाद, अफगानिस्तान जंगों के बाद अमेरिका ने अपनी ताकत को आधा किया है। ईरान में जो मर्जी वो उधर मचा ले, वो उसकी ताकत डिक्लाइन में जा रही। इसराइल अब इस सूरत हाल को कैसे एक्सप्लॉइट करेगा वो एक अलग कहानी है। अमेरिका का कुछ भी इसमें नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं। सिर्फ वो गिरोह जो और वो एंटिटी जो दुनिया की तबाही देखना चाहते हैं, जो दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हैं, ये उन्हीं के मकासद हैं, इनका इसमें कोई फायदा नहीं। CBS न्यूज कह रहा है डजन्स ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स वर इंजर्ड, बड़ी शदीद वो जख्मी हुए हैं, और 30 पर्सनल उन्होंने माने कि 30 पर्सनल हमारे शदीद जख्मी हैं। ईरान 100 से ज्यादा क्लेम कर रहा था, तो ये 30 तो बहुत है, और इतने बड़े नंबर्स के अंदर अब उनका नुकसान हो रहा है। अब जनाब अली, बंदरगाहों का खौफनाक खेल जब वो शुरू हो गया, इंतहाई खौफनाक। सलाला जो पोर्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पर अटैक हुआ है, और शोले मतलब ऑयल डिपोस के ऊपर अटैक हुआ है। ये सबसे बड़ा अटैक है, अभी तक ये आग बुझाई नहीं जा सकी है, तो मामला हो गया बड़ा संगीन। फौरी तौर पर ईरान के सदर ने कॉल की, और ईरान के सदर ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि हम इसकी प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, पहले भी हम इस पर बात कर रहे हैं कि ईरान में लड़ाई वो लड़ कैसे रहे हैं। ईरान के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, उनका मुसलसल राब्ता नहीं है, वो अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, उनको टारगेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, और फिर रशिया ने उनको एक सिस्टम बना के दिया है जिसके जरिए वो कम्युनिकेट करते हैं। तो वो अपने आइसोलेटेड यूनिट्स के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं। तो वो हो सकता है उन्होंने लॉन्च किया, हो सकता है उन्होंने ना किया हो। अब यहां पर जो तमाम बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपने शिपिंग ऑपरेशन जो वो मुअत्तल कर दिए हैं, क्योंकि ये वो पोर्ट है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाहर आती है। तो यहां बंद तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ना, तो ये तो बाहर था, तो अब यहां भी वो सारी यानी गल्फ ऑफ ओमान के अंदर जो ट्रैफिक है वो भी फारिग होगी इस हमले के बाद। और जो ईरान का सेंट्रल हेडक्वार्टर है उसने ये बात की है कि ये वाकया बड़ा हमें मशकूक नजर आ रहा है। सलाला पोर्ट के ऊपर हुआ है। अ फ्रेंडली एंड नेबरिंग स्टेट ऑफ ओमान अपीयर्स हाईली सस्पिशियस, ये बड़ा ही हमें मशकूक लग रहा है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो चूंकि फाल्स फ्लैग भी ये हो सकता है, अजरबैजान पर जो हुआ ये वो एक फाल्स फ्लैग था, बाद में साबित हुआ इसराइल बहुत सारे फाल्स फ्लैग करने का इरादा रखता है, तो क्या ये एक फॉल्स फ्लैग है? और पूरी इस वक्त कोशिश होगी इसराइल की, इसराइल के मकासद अचीव हो जाएंगे अगर ये मुल्क आपस में लड़ पड़े। ये इसराइल की एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, चाहे फिर इसराइल का जो नुकसान हो रहा है वो फिर साइड पर रह जाएगा। ये इसराइल की सबसे बड़ी विक्ट्री होगी अगर ये आपस में लड़ पड़े, और यही इसराइल करवाने की कोशिश कर रहा है। वो हद दर्जे जा चुका है। वो देखे ना, आप लिंडसे ग्राम वहां से बैठकर खुलेआम धमकियां दे रहा है कि तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो। आप अंदाजा करें, जिन्होंने प्रोटेक्ट करना था वो खुद इनको जंगलों में ड्रैग कर आए हैं, और ऊपर से इनको धमका भी रहे हैं कि तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो। अच्छा, अब अमेरिका ने, सेंटकॉम ने यह क्लेम किया है कि ईरान जो अपनी नेवी है, ये कमर्शियल जो पोर्ट्स हैं वहां पर इनके वॉरशिप्स खड़े हैं और कमर्शियल बंदरगाहों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नेवल यूनिट्स के लिए। ईरान ने इसकी सख्ती से तरदीद की, और ईरान ने कहा है कि अगर हमारी बंदरगाहों को निशाना बनाया गया तो हम अक्रॉस द रीजन तमाम बंदरगाहों को निशाना बनाएंगे। इफ आवर पोर्ट्स एंड पियर्स आर थ्रेटन्ड, ऑल पोर्ट्स एंड पियर्स इन द रीजन विल बी लेजिटिमेट टारगेट फॉर अस। ये एक और बड़ा वाकया होगा इन मुल्कों को आपस में जंग के करीब लाने के लिए। यानी बिल्कुल इसराइल वाली जुबान है,
कि ये हॉस्पिटल्स को फॉर मिलिट्री पर्पज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्कूल्स को फॉर मिलिट्री पर्पज इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल इसराइल वाली जुबान है। अब इकोनॉमिक जो पोर्ट्स हैं, कमर्शियल बंदरगाहें हैं, उनको ये मिलिट्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये वहां पर अटैक करने का इरादा रखते हैं। इसलिए ईरान ने वार्न कर दिया कि अगर अटैक हुआ तो हम अटैक करेंगे। तो फिर जाहिर है कि वो किसकी पोर्ट्स के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये मामला काफी ज्यादा संगीन है। अब जरा अल-शरा की भी सुन लें। अल-शरा के बारे में हमने आपको बताया था कि कल इसने ये कहा है कि हिजबुल्लाह को डिसार्म करने के लिए हम तैयार हैं। इराक का जवाब आया, इराक के रेजिस्टेंस का। उसने खबरदार किया है अल-शरा को, अगर तुमने लेबनान के ऊपर अटैक किया दैट मींस वॉर, हम यहां से तुम्हारे पर फ्रंट खोल देंगे। ये इराक की रेजिस्टेंस ने जब वार्निंग जारी की है। एक बात की समझ नहीं आती, यानी अल-शरा का बयानिया पहले दिन से क्या है कि भाई हमने बहुत जंग देख ली, अब हमने कोई जंग नहीं करनी। इसराइल बमबारी कर रहा है, इसराइल कब्जा कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारा रास्ता डिप्लोमेसी का है और हम कोई जंग नहीं चाहते। अच्छा जी, चलो सही, आपकी बात मान ली, तो इधर जंग क्यों करना चाह रहे हैं? यानी जब भी इन मुल्कों से यह कहा जाता है कि तुम इसराइल के खिलाफ इक़दाम क्यों नहीं उठाते, अपनी ही नेशनल सिक्योरिटी के, फलस्तीन को छोड़ दो, तुम्हारे मुल्क पर बमबारी हो रही है, तुम्हारे मुल्क पर अटैक हो रहा है, इसराइल के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते, इसराइल के खिलाफ इक़दाम क्यों नहीं करते? तो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, हम जो है वो जंगों का रास्ता नहीं लेना चाहते। तो जब इसराइल के साथ मिलकर दूसरों को तबाह करने की बारी आती है तो ये सफे अव्वल में खड़े हुए हैं। तो अल-शरा को फिर कौन लेकर आया? अल-शरा के लाने का क्रेडिट जो वो तो नेतन्याहू ने लिया था। तो अब ये क्या उनके लिए काम करना चाह रहे हैं? ये तो टर्की भी नहीं चाहेगा कि सीरिया इस वक्त जब लेबनान के ऊपर अटैक कर दे, सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहेगा, कतर भी नहीं चाहेगा, कोई मुल्क भी नहीं चाहेगा। तो ये अल-शरा किसको खुश करने के लिए लेबनान के ऊपर अटैक करने का, यानी उधर से इसराइल बमबारी कर रहा है, इधर से अल-शरा महाज खोलना चाह रहा है लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर। ये कौन लोग हैं भाई? ये कहां से आए हैं और ये करना क्या चाहते हैं? यानी जब खित्ता ऑलरेडी इसराइली साजिशों का शिकार है, ये लेबनान के ऊपर फ्रंट खोलना चाहते हैं। वो लेबनान जहां पर हजारों शहादतें और लोग जख्मी हो चुके हैं, जहां पर डेलिबरेटली सिविलियंस को मारा जा रहा है। तो अगर तुम्हें कोई ताकत है तो जो अग्रेसर है उसके खिलाफ तुम कुछ नहीं कर रहे, उल्टा जो अग्रेसर से लड़ रहा है और सबके लिए लड़ रहा है उसके ऊपर तुम बमबारी कर रहे हो, उसके ऊपर तुम अटैक करने की बात कर रहे हो। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। ये मुल्क वैसे बड़े न्यूट्रल हैं, लेकिन जो ही आपस में लड़ने की बात आती है तो, और जो जिनको इसराइल तबाह करना चाहता है, तो वहां पर ये कहते हैं हम तैयार हैं। बड़ी मशकूक सी बातें हैं। अब हम क्या कह सकते हैं? इराक के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यानी उन्होंने ईरान की जो हिमायत है उसकी बात की और उन्होंने कहा कि ये जो अटैक हो रहे हैं हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। इराक रीअफर्म सपोर्ट फॉर ईरान सॉवरेनिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी, बिल्कुल उनका हम सपोर्ट नहीं करते। अब गल्फ रियासतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से परेशान है कि उनको बिला वजह से जंग में ड्रैग किया जा रहा है। अमेरिका कर रहा है, उसने प्रोटेक्ट करना था, उल्टा जंग में ड्रैग कर दिया। खुद वो विड्रॉ कर रहे हैं, खुद वो यहाँ से जब वो इवैक्यूएट कर रहे हैं, इनको जंग में धकेला हुआ है। और अब देखिए कि जो बरतानिया का बहुत बड़ा बैंक उसकी चेन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, वो इवैक्यूएट कर गया, उसने अपना स्टाफ दुबई से। ये बहुत यानी कि तशवीश वाली बात है। और कतर ने वार्न किया है, यानी सॉरी अपने लोगों को कहा है कि भाई आप फूड जो है वो स्टोरेज ना करें, क्योंकि एक वहाँ पर एक ऐसे ही एक होता ना कि भाई पता नहीं क्या होने जा रहा है तो फूड स्टोर कर लो, तो एक ज़्यादा क्योस वहाँ पर फैले। तो कतर ने कहा बिल्कुल फूड जो वो आप स्टोर ना करें, यानी ये सूरत हाल है। और इन्होंने इतना पैसा अमेरिका को दिया, इतना सपोर्ट किया, सारा उनके मफदात के लिए काम किया, आज इनको अमेरिका इस जंग में ड्रा कर लाया है और ये सूरत हाल है। गल्फ स्टेट्स से रिजेंट बीइंग ड्रैग्ड इनटू ट्रम्प वॉर ऑन ईरान। तो रिजेंटमेंट जब वो गल्फ स्टेट्स में बढ़ती चली जा रही है और हमने ना ये जंग शुरू की है ना इस जंग को सपोर्ट किया है, फिर भी हम जब वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक लॉस हमारा हो रहा है, एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें, होटल्स, ये सारी फैसिलिटीज निशाना भी हैं और मुतासर भी हो रही हैं, मिसाइल आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, हम जो है वो पे द प्राइस कर रहे हैं। और अब ये देखें, एमिरेट्स से ये बात सामने आ रही है, इट इज नॉट आवर वॉर, वी डू नॉट वांट दिस कॉन्फ्लिक्ट, सो वी आर पेइंग द प्राइस। ना ये हमारी जंग है, ना हम इस जंग को करना चाहते हैं, फिर भी हम जब वो प्राइस पे कर रहे हैं। तो अब इसी दरमियान जब वो कुछ होटल्स के ऊपर भी जहां पर अमेरिकी फौजी मौजूद थे उसकी खबरें जब सामने आ रही हैं। ट्रम्प साहब फरमा रहे हैं ऑयल टैंकर्स कैन यूज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और इस पर आगे से ईरान का जवाब आया है कि ट्रम्प एक बार फिर जो है वो साइकोलॉजिकल वॉर, साइकोलॉजिकल ऑप्शन जब वो देख रहा है ताकि एनर्जी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके। ये कल जो इन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया, ये हो गया तो ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई, आज फिर वो ये काम कर रहे हैं। तो वो एक ही दिन चलना था, अब दूसरे तीसरे चौथे दिन तो नहीं चलने वाला, क्योंकि वहां सब शिपिंग कंपनीज को तो पता चल गया कि ये तो ब्लफ कर रहे हैं। और ये इन्होंने मजीद अपने आप को एक्सपोज किया कि मतलब इतना बड़ा ब्लफ भी किया जा सकता, मतलब ये समझ से बात है। ये हैरान कुन आप कहने की डिफीट है। बहरहाल अब खतरनाक बात यह है कि अब ये जंग न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी की तरफ जा सकती है और ग्राउंड ट्रूप्स की तरफ जा सकती है। और ओआईसी बहुत सेंसिटिव टाइम से गुजर रही है। जरूरत इस अमर की है कि इस जंग को हर हाल में रुकाया जाए, किसी का इसमें कोई फायदा नहीं है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।